नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी अज्ञे द्वारा रचित हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन जो हम अज्ञेय से कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार है। शेखर मूलतः विद्रोह का आख्यान है, पर इतना कहने भर से बात स्पष्ट नहीं होती। विद्रोह का आख्यान है, लेकिन अगर हम इतना कह देते हैं तो ये बात स्पष्ट नहीं होता है। असली बात इस विद्रोह की प्रकृति को समझना है। यह विद्रोह उस रोमांटिक प्रवृत्ति से कहाँ अलग है जिसका रूप छायावादी काव्य में दिखाई देता है। रोमांटिक भावधारा से विद्रोह की वृत्ति प्रायः सर्वत्र जुड़ी मिलती है। यहाँ देखिए कि वो बता रहे कि जो वो विद्रोह किए थे छायावाद के प्रति, वो विद्रोह कहाँ अलग है, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। रोमांटिक भावधारा से विद्रोह की वृत्ति प्रायः सब जगह जुड़ा मिलता है। अज्ञेय के आरंभिक कृतित्व में रोमांटिक वृत्तियों की अभिव्यक्ति दिखती है, पर वह क्रमशः इससे उपराम होता है। शेखर का विद्रोह यूँ सामान्यतः रोमांटिक प्रकार का है, पर उसमें राग के अतिरेक से अलग होने की महत्वपूर्ण चेष्टा दिखती है। उपन्यास के आरंभ में लेखक मानकर चलता है कि इस जीवन में भी कुछ है, एक उत्ताप, एक ऊर्ध्वगामी दीप्ति, जो यदि विद्रोह की शक्ति नहीं तो विद्रोह शक्ति की उपासना सामर्थ्य अवश्य है। विद्रोह के प्रति यह घना आशंसा भाव शेखर के आगामी क्रांतिकारी जीवन के अनुकूल है, पर शेखर के इस आरंभिक अंश में ही जहाँ लेखक अपनी मुख्य उपपत्तियाँ प्रस्तावित कर रहा है, विद्रोह के परंपरागत रागाविष्ट रूप से भिन्न एक नई और अपेक्षया गैर रोमांटिक परिकल्पना की ओर भी वह संकेत करता है। विद्रोह और क्रांति के मनोभावों का विश्लेषण करते हुए उपन्यासकार ने अपनी कामना व्यक्त की है। मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ जिस दिन हमारे देश के, हमारे संसार के क्रांतिकारी कहलाने वाले व्यक्तियों में ऐसी प्रखर किंतु शीतल बौद्धिक घृणा जागेगी, क्योंकि विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है यही बौद्धिक घृणा। लेखक की आधुनिक विचार और रचना पद्धति का आरंभिक संकेत है। ठंडे विद्रोह के रूप प्रस्तावित करते हुए शेखर शशि से कहता है, मैं जो कुछ लिखता हूँ बहुत उबलकर लिखता हूँ, पर मुझे लगता है कि वह अच्छा नहीं है, बल्कि कभी यह भी लगता है कि उद्देश्य भी उसमें नहीं है, क्योंकि वह उबाल ही उबाल है। और उद्देश्य के लिए तो नक्शा बनाकर संयम से चलना चाहिए। उबाल पर संयम को मूल्य देना यह स्पष्ट ही रोमांटिसिज्म से हटने की कोशिश है। और स्मरणीय है कि संयम को मूल्य देने वाला शेखर क्रांति या विद्रोह को मौलिक प्रतिमान मानकर चलता है। जेल के अपने साथी बाबा मदन सिंह के साक्ष्य पर वह मानता है कि तोड़ना ही धर्म है, बनता तो अपने आप है। जेल में उनके साथी कौन थे? बाबा मदन सिंह। शेखर के मन का सर्वतोन्मुखी क्रांति की परिकल्पना है, खास तौर से साहित्य के संदर्भ में। राजनीतिक नेता क्रांति के लिए अलग अलग पक्ष चुनते हैं, यह उनकी सीमा है। एक दिशा में बढ़ने वाली क्रांति से प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि वह अन्य दिशाओं को आच्छादित कर लेती है। पर साहित्य में क्रांति का एक संगठित पक्ष है तो एक महांतर व्यक्ति पक्ष भी है, और इसलिए शेखर अपने साहित्य में बहुमुखी क्रांति का रूप प्रस्तावित करना चाहता है जो अन्य क्षेत्रों में संभव नहीं है। शेखर एक जीवनी की लेखक की जिज्ञासा और चिंतना का प्रधान क्षेत्र मानवीय व्यक्तित्व है, यह संकेत किया जा चुका है। स्वयं शेखर के शब्दों में इस व्यक्तित्व की संपूर्ति आपूर्ति की कहानी कहना रचना का मुख्य उद्देश्य है, और संपूर्ति आपूर्ति भी समग्रता नहीं है, उन दोनों के बीच कोई स्थिति है। रचना में इस केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप की समस्या कथाकार के सामने है। प्रवेश के लगभग अंत में कथा का उत्तम पुरुष प्रश्न करता है, अपने व्यक्तित्व को मैं समझूं या वह या तू, और अंततः तटस्थता के निर्वाह की दृष्टि से यह वही निर्णय लेता है कि जिसकी कहानी में निहित संदेश को मैं प्रकट करूंगा वह ही है। और यूँ रचना की प्रस्तावना में ही व्यक्तित्व की खोज के वे महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं, जिनका उल्लेख कथा साहित्य के संदर्भ में अज्ञेय ने बहुचर्चित निबंध समसामयिक हिंदी साहित्य में किया है। आत्मकथात्मक शैली में लिखे जाने के कारण शेखर में यह व्यक्तित्व की खोज अधिक कुशल और प्रामाणिक ढंग से संभव हो सकी है। व्यक्तित्व को समझने का अर्थ है अपने को समझना, अपनी सर्जन प्रक्रिया को समझना। इसलिए शेखर की चिंता बराबर यह है कि वह व्यक्ति बने, टाइप नहीं, जबकि शिक्षा देने वाले संसार की कोशिश है कि उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। शेखर का पक्ष है व्यक्तित्व का, रचना का और मौलिकता का, क्योंकि मानवीय सृजनात्मकता की संभावना वही है। व्यक्तित्व को खरा और प्रामाणिक बनाने की प्रक्रिया में वेदना का तत्व लेखक की दृष्टि में पहले आता है।
शेखर की भूमिका का प्रथम वाक्य है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। लेखक स्वयं लेखक के साक्ष्य के अनुसार शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। और ये वही भूमिका में ये चीज़ें दी हुई हैं। तो शेखर जिसकी सृष्टि वेदना में हुई है, वेदना के निर्णायक रूप को बड़े अंतरंग भाव से प्रस्तुत करता है। शशि के ये शब्द शेखर के लिए मानो आलोक स्तंभ है। दुख उसी की आत्मा को शुद्ध करता है जो उसे दूर करने की कोशिश करता है। शुद्धि दूसरे के साथ दुखी होने में नहीं, दूसरे के स्थान पर दुखी होने में है। उपन्यास के दूसरे भाग में शेखर को कारा प्रवास के दिनों का अंकन इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। एक तरह से यह समूची रचना का श्रेष्ठतम अंश है और समकालीन कथा साहित्य में बेजोड़ है। राम जी, बाबा मदन सिंह और मोहसिन अपने अपने ढंग के खरे व्यक्तित्व हैं। शेखर उनसे बहुत कुछ सीखता है, पाता है। उनके व्यक्तित्व में जो दीप्ति है वह वेदना में से उपजी है। शशि का चरित्र भी बहुत कुछ ऐसा है, पर आत्मपीड़न को महत्व देने वाली शरद चंद्र की नारी सृष्टि से वह बहुत अलग नहीं है। दूसरी ओर कारा जीवन के शेखर के मित्रों ने, विशेषतः बाबा मदन सिंह ने, जीवन का एक एक क्षण अर्जित किया है। युवा शेखर के सामने भी मूल समस्या यही है। शेखर जीवन के द्वारा जिया नहीं चाहता, वह जीवन को जीना चाहता है। उपन्यास के शीर्षक में जीवनी शब्द की सही व्यंजना यही हो सकती है। और इस जीने की प्रक्रिया का मुख्य उपकरण है विद्रोह, सर्वतोन्मुखी क्रांति और वेदना। यहाँ देखिए जो शेखर एक जीवनी लगा हुआ है, उसमें जीवनी शब्द व्यंजित क्यों किया गया है, इसका ऊपर उन्होंने कारण बताया है कि वो जो शेखर था वो जिंदगी जिया नहीं चाहता है, जिंदगी को जीना चाहता है। शेखर के व्यक्तित्व में वेदना और प्रेम का मुख्य सर्जक चरित्र है। शशि सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई हो या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। ये उपन्यास की पंक्तियां हैं ये सारी। इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है। ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना शान के पूर्व कल्पना करता है। शेखर और शशि के इस अत्यंत निकट भाव को लेकर हिंदी साहित्य में बड़ा क्षोभ रहा है, अब भी है। यह कहना शायद अनुदारता का परिचय देना होगा। शेखर जब प्रकाशित हुआ था उस समय से लेकर स्थिति में काफी अंतर हुआ है। एक मुख्य अंतर तो यही है कि अब तक शेखर को प्रकाशित हुए कई दशक बीत चुके हैं। इतने समय से शेखर हिंदी साहित्य का अंग है, पर यह सही है कि शेखर के छपने पर अनेकानेक पाठकों और आलोचकों ने अपना क्षोभ इसलिए प्रकट किया था कि शेखर और शशि जैसा घनिष्ठ भाव उनकी दृष्टि में, जिसे तब भारतीय दृष्टि कहना भी आसान था, केवल पति पत्नी के बीच उचित है। जबकि लेखक शेखर और शशि को भाई बहन के रूप में चित्रित करता है, भले ही दूर के रिश्ते से। पुरुष और नारी के बीच गहरी मानवीय संवेदना और समझदारी तथा उसकी अनेक अर्थ छायाओं को समाज केवल एक नाम देना चाहता है, दाम्पत्य का। स्पष्ट ही समाज की दृष्टि में नाम मुख्य है, मानवीय परिस्थितियां गौण है। अज्ञेय के इस अतिचार का विरोध किया है। उनके दृष्टि में शेखर और शशि का संबंध मुख्य है, नामकरण की स्थिति बाद की है। स्वीकृत नामकरणों के अनुसार मानवीय संबंध की परिकल्पना यथार्थ को उलट देना है। अज्ञेय के अमौलिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व जिसके खिलाफ था। यही कारण है जिससे शशि शेखर का संबंध रूढ़ मस्तिष्क के लिए व्यभिचार का द्योतक था, जबकि विद्रोही नई पीढ़ी ने उसे सहज और आत्मीय भाव से माना है। यशपाल प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण नाम है। अपने निजी क्रांतिकारी जीवन में यशपाल और अज्ञेय बहुत दिनों सहयोगी रहे, पर दोनों के रचना विधान अलग अलग है। यशपाल परंपरागत कथा पद्धति अपनाते हैं, महत्वपूर्ण है। यशपाल परंपरा कथा पद्धति अपनाते हैं जहां घटना चक्र में चरित्रांकन प्रायः उलझ जाता है। अपने प्रारंभिक कई उपन्यासों में वे क्रांतिकारी जीवन और साम्यवादी आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त करते हैं। उत्तरकालीन लेखन में ऐतिहासिक वृत्तों की ओर भी वे आकर्षित हुए हैं, दिव्या जिसका अच्छा प्रमाण है। यहाँ भी लेखक बड़ी क्षमता के साथ भौतिकवादी दर्शन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है। उपन्यासकार की विचार पद्धति का प्रतिनिधि चरित्र मारिश कहता है, मनुष्य के विचार और अनुभव की शक्ति इस स्थूल शरीर के ही सूक्ष्म गुण है। वैसे ही जैसे स्थूल पुष्प में सूक्ष्म सुगंध वास करती है, जैसे तेल और बत्ती के जलने की क्रिया का फल प्रकाश है। यशपाल का बहुचर्चित उपन्यास झूठा सच है, जो 2 खंडों में प्रकाशित यह बृहदाकार उपन्यास देश विभाजन की त्रासद घटना को आधार बनाकर
कर लिखा गया है। यह समूची कथाकृति वर्णन और इतिवृत्त प्रधान है। इतने बड़े उपन्यास में व्यापक कष्ट और पीड़ा को झेलते हुए कहीं कोई चरित्र थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता हुआ, आत्मलोचन करता हुआ अंकित नहीं किया गया। इतिहास के वर्णन में तो ऐसा संभव है जहाँ किसी चरित्र को सोचता हुआ नहीं दिखाया जा सकता, पर उपन्यास के लिए सहज नहीं है। अगर हम इतिहास के वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे पात्र डालें जो आत्मलोचन नहीं करता है, लेकिन अगर हम उपन्यास लिख रहे हैं तो उसके लिए ऐसी बातें डालना सहज बात नहीं है। ये चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। प्रेमचंद के गोदान में चरित्र सोचते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, आत्मलोचन करते हैं, पर झूठा सच के नहीं। पूरा उपन्यास इस दृष्टि से एक विशाल विस्तृत वर्णन है जिसके निरंतर घटनाक्रम में कहीं कोई अवकाश या अंतराल नहीं है। ऐसे कठोर परिवेश में मनुष्य का सक्रिय बने रहना ही उसकी और रचना की भी जिजीविषा का प्रबल साक्ष्य है। प्रेमचंद के बाद जैसा कहा गया, ज्ञानेंद्र अज्ञे कथा क्षेत्र में कई प्रकार के प्रयोग करते हैं। कई अन्य उपन्यासकार प्रेमचंद की सीधी कथा पद्धति में ही आगे बढ़ते हैं। यशपाल, अमृतलाल नागर, ईराचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क दूसरे प्रकार के कथाकार हैं। इनमें से कथा कहने की कला सबसे अधिक आकर्षक अमृतलाल नागर की है। जैसा पहले भी संकेत किया गया, कथा कहानी में अपने नाम के अनुसार कहने की शैली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह कहना नागर को अच्छी तरह आता है। घटनाक्रम बुनना कथा विधान का पहला चरण है, जिसके बीच से चरित्र को उभारना अलग है। यहाँ तक नागर खूब सफल होते हैं, पर उसके आगे संवेदन का रेखांकन और कथा दृष्टि का संकेत वे नहीं साध पाते हैं। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की कला का प्रतिनिधिक और अच्छा उदाहरण है। लखनऊ का मोहल्ला चौक, जो लेखक का अपना निवास स्थल भी है, पूरे उपन्यास में जीवंत हो उठा है। एक ओर से एक प्रकार से सामूहिक रूप के कथा का नायक कहा जा सकता है। अलग चरित्रों में पुराने शहर की संस्कृति से जुड़ी ताई हिंदी कथा सृष्टि के अविस्मरणीय चरित्रों में है। उपन्यास के शीर्षक में बूंद और समुद्र स्पष्ट ही व्यक्ति और समाज के प्रतीक रूप में लिए गए हैं, पर कथा विधान की मुखरता में से उनके संबंधों को लेकर कोई दृष्टि प्रवाहित नहीं होती है। सामाजिक कथानकों के अतिरिक्त कवियों, कलाकारों और सांस्कृतिक जीवन चिंताओं को सीधे केंद्र में रखकर भी नागर ने उपन्यास लिखे हैं, जिनमें एकदा नैमिषारण्य, अमृतलाल नागर का है, एकदा नैमिषारण्य सबसे अधिक महत्वाकांक्षी विधान को लेकर चलता है। ऐतिहासिक घटनाचक्र के घटनाक्रम के बीच से महाभारत के संपादन की समस्या को उपन्यासकार ने इसमें उठाया है, पर यहाँ भी घटनाक्रम भारी पड़ जाता है, जिसमें कथा दृष्टि उलझ गई है। ईराचंद्र जोशी ने अपने आरंभिक कथा कृतियों में व्यक्ति मन की समस्याओं का चित्रण किया है। इनमें से सन्यासी का विधान अच्छा बन पड़ा है। बाद के उपन्यास अधिकतर सीधी कथाएं हैं। जहाज का पंछी, जिसका प्रतिनिधि उदाहरण कहा जा सकता है। उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास भी इसी प्रकार के हैं, जहां लेखक कहना बहुत कुछ चाहता है पर स्वयं कह देता है, उपन्यास को नहीं कहने देता है। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास एकदम अलग रंग के हैं। सामान्यतः उन्हें ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में माना जा सकता है, पर वे इतिहास के बजाय संस्कृति का आश्रय अधिक लेते हैं। संस्कृत पांडित्य को और लोक जीवन में निष्ठा, इन दो प्राय विरोधी तत्वों से लेखक का अपना व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। इसी के अनुरूप उसके कथा विधान में संस्कृत आख्यायिका और लोक जीवन में प्रचलित किस्सों का संयोग है। संस्कृत से कुछ अधिक ही लेखक की रुचि प्राकृत अपभ्रंश काल में रही है। काल चित्रण की दृष्टि से सबसे बाद में लिखे गए उपन्यास अनाम दास का पोथा में सबसे पुराना काल लिया गया है। औपनिषदिक युग, जो क्रमबद्ध इतिहास से पहले का है, पुनर्नवा का काल 4वीं शताब्दी है। बाणभट्ट की आत्मकथा का 6वीं-7वीं शताब्दी और चारुचंद्र लेख का 12वीं-13वीं। कालबोध और वातावरण चित्रण के लिए लेखक की बड़ी सधी भाषा है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली और ठेठ बोलचाल के प्रयोगों को सही अनुपात में मिलाते हुए भाषा संवेदना और लेखकीय व्यक्तित्व का असाधारण मेल यहाँ देखा जा सकता है। सत्य को पकड़ने और समझने की उत्कट लालसा इन उपन्यासों का प्रेरक तत्व है। सत्य, जिसके लिए लेखक के प्रिय कवि और एक तरह से संरक्षक रवि ठाकुर ने कहा कि वह आता है, हमेशा आता है, क्या तुम्हें उसकी पगध्वनि सुनाई नहीं देती? हजारी प्रसाद द्विवेदी उस शांत पदचाप को सुनने का उम्र भर प्रयत्न कर रहते रहे। बाणभट्ट, देवरात, रैक्च और कुछ अन्य चरित्रों में भी इस बड़े प्रयत्न की छटपटाहट तथा बेचैनी झलकती है। बाणभट्ट से कहा जाता है कि डरना किसी से नहीं है, न गुरु से, न मंत्र से, न लोक से, न वेद से। अज्ञे के शेखर
के सामने भी शुरू से भी भय की समस्या रही है। उसका मानना है कि जब कोई भयानक वस्तु देखो तब डरो मत, उसका बाह्य चाम काट डालो। रोचक अंतर माफी चाहती हूँ रोचक अंतर यह है कि एलियट के सूत्र कलाकार जितना ही संपूर्ण होगा उतना ही उसके भीतर भोगने वाले प्राणी और रचने वाले मनीषा का पृथकत्व स्पष्ट होगा। को मानने के बावजूद अज्ञेय के व्यक्तिगत जीवन में जितना शेखर का अंश है उतना हजारी प्रसाद द्विवेदी में बाण का नहीं। निडर होने वाली बात तो और भी नहीं, गुरु से न डरने की बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपना नाम प्रकाशित करके गुरु के ज्योतिष संबंधी मत का खंडन वे नहीं कर सके। बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम लिखा गया द्विवेदी का पत्र तिथि जो है वो 19/9 और ये 45 है। यह लेखक के अपने व्यक्तित्व में जहाँ जो भी फांक रही हो, बाणभट्ट की आत्मकथा का विधान एकदम निरंतर है। पर कथा चरित्र और दृष्टि का जो समानुपातिक संबंध आत्मकथा में बिना वह फिर आगे नहीं बढ़ सका। चारुचंद्रलेख और पुनर्नवा के में कथा चक्र प्रधान हो गया। अनाम दास का पोथा की दृष्टि को निष्पन्न करने का आग्रह है। कहानी का विकास प्रेमचंदोत्तर में उपन्यास के समानांतर ही होता है। प्रायः इन सभी उपन्यासकारों ने कहानियां भी लिखी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को छोड़कर, जिनका महाकाव्यात्मक कथा विधान कहानी में अट नहीं सकता था। प्रेमचंद शैली के उस्ताद कहानीकार यशपाल हैं, जिनका कथा शिल्प उपन्यास की अपेक्षा कहानी में अधिक निखरता है। उपन्यासों के दार्शनिक या मतवादी आग्रह यहाँ आड़े नहीं आते। जीवन के अनेक छोटे दिखते महत्वपूर्ण पक्षों और मनस्थितियों का अंकन इन कहानियों में हुआ है। दो मोह की बात जैसे सधे प्रसंग या तांगे वाले और धर्मगुरु के बीच पाप और अहंकार की समस्या से जूझते द्वंद्व का उपाख्यान पाप का कीचड़ का है। पाप की कीचड़ कहानी के चिर परिचित बराबर वजन को साधने वाले शिल्प पर आधारित होकर भी मनोविज्ञान के नए नए पक्षों का उद्घाटन करने में बेजोड़ है। दूसरी ओर जैनेन्द्र और अज्ञेय हैं, जो यथार्थ के चित्रण में उतनी रुचि नहीं रखते जितना उसकी तह तक जाने में उनकी कोशिश है। मनोविज्ञान से आगे वे मनोविश्लेषण में बैठते हैं, पर जीवन के संश्लिष्ट चित्रण को बाधित नहीं होने देते। उनकी कहानियां बहुत बार उनके उपन्यासों के ब्यौरे चित्रकला के संदर्भ में डिटेल जैसी लगेगी। पत्नी या रोज, सुनीता या शेखर के प्रवाह में छोटे भंवर की तरह द्रष्टव्य है। कथाकार और संपादक प्रेमचंद की अपने से बाद के इन रचनाकारों पर टिप्पणियां ध्यान देने योग्य है। जैनेन्द्र के लिए तो वे मानते हैं कि उन्हें कुछ कहना ही नहीं है। उनकी चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती है। हिंदी गल्प कला का विकास। आगे फिर वे अज्ञेय के लिए लिखते हैं, जिनकी पहली कहानी अज्ञेय नाम देकर उन्हीं ने छापी थी। इन तीनों सृष्टाओं से कुछ अलग श्री अज्ञेय का रंग है। उनकी रचनाओं में यद्यपि आमद नहीं आबुर्द है, पर उसके साथ ही गद्य काव्य का रस है। वह भावना प्रधान होती है, गरिमा से भरी हुई होती है, अंतःस्थल की अनुभूतियों से रंजित एक नए वातावरण में ले जाने वाली होती है, जिन्हें पढ़कर कुछ ऐसा आभास होता है कि हम ऊंचे उठ रहे हैं। उपेंद्र नाथ तस्कर की कहानियों का विधान उनके उपन्यासों की तुलना में अधिक दोषप्रद है। शैली उनकी भी प्रेमचंद और यशपाल की तरह वर्णन और चित्रण प्रधान है। इस युग के अन्य कहानीकारों में उल्लेखनीय है ईलाचंद्र जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार और होमवती। अब आ जाता है 19वें भाग का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अवश्य ही लाभान्वित करेगी।